हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस हो जाता है, इसके कुछ लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, अक्षांश व देशांतर रेखाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? अथवा तो कुछ रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई अर्धवृत्ताकार बनी होती हैं, इन्हें देशांतर कहते हैं। इसी प्रकार कुछ रेखाएं पूरब से पश्चिम या बड़ी रेखाएं बनी होती हैं, इन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और इन्हीं रेखाओं की सहायता से हम पृथ्वी पर स्थित विभिन्न स्थानों की सही स्थिति बताते हैं। जैसे आप अपने गांव के नक्शे में अपने खेत की स्थिति व सीमा को नक्शे पर बनी रेखाओं की सहायता से जानते हैं। अगर ग्लोब पर मानचित्र पर ये रेखाएं ना बनाई जाएं तो हम पृथ्वी पर स्थित स्थानों को सही स्थिति नहीं बता पाएंगे। उसके बाद हो जाता है आपका क्वेश्चन, देशांतर रेखा किसे कहते हैं? तो ग्लोब पर ध्रुव एक बिंदु है, दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ये रेखाएं ग्लोब पर अर्धवृत्त बनाती हैं। ध्रुव बिंदु के चारों ओर अधिकतम 360 डिग्री का कोण बन सकता है, अतः देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। इन्हें डिग्री के अंतराल पर अगर खींचा जाए तो ग्लोब पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, आपको मालूम है कि पृथ्वी गोल है, अतः प्रत्येक स्थान पर पूरब या पश्चिम किसी भी दिशा में यात्रा करके पहुंचा जा सकता है। ग्लोब पर 180 डिग्री की पूर्वी व पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही रेखा होती है। यदि 0 डिग्री देशांतर रेखा से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर की ओर चले तो 180 × 4 = 720 मिनट या 12 घंटे का समय बढ़ जाता है, तथा 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर की ओर यात्रा करें तो 12 घंटे का समय कम हो जाता है। अतः 180 डिग्री पूर्वी देशांतर से ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर होते हुए 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक यात्रा करने पर 24 घंटे या एक दिन के समय का अंतर आ जाएगा। इसलिए पूरब या पश्चिमी की ओर से 180 डिग्री देशांतर को पार करने पर एक दिन घट या बढ़ जाएगा। इस अवस्था को दूर करने के लिए 180 डिग्री देशांतर रेखा के सहारे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मान ली गई। इसे मानचित्र पर देखिए। विषुवत भूमध्य, यानी यहाँ पे ये चीज़ हिंट कर दिया है कि इसे मानचित्र पर देखिए। तो बिल्कुल सही, आप मानचित्र पर देखेंगे तो इसमें आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इस तरह से आप देखेंगे तो कम ही समझ में रहता है, लेकिन जब आप कोई चीज़ सामने होती है तो आप उसको अच्छे से देखकर समझ पाते हैं। तो विषुवत भूमध्य धरातल पर उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों के बीच 0 डिग्री का काल्पनिक वृत्त कर्क वृत्त। तो धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त में 23 से 1/2 डिग्री कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त मकर वृत्त। तो धरातल पर दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत वृत्त 23 से 1/2 से कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त हो जाता है। आर्कटिक वृत्त, तो धरातल से उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66 से 1/2 कोणीय दूरी पर खींचा काल्पनिक वृत्त हो जाता है। अंटार्कटिक वृत्त, तो धरातल से उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66 से 1/2 डिग्री कोणीय दूरी पर खींचा काल्पनिक वृत्त हो जाता है। ये सभी आप लोग अच्छे से इनको समझ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कर्क वृत्त के बारे में या मकर वृत्त के बारे में या अंटार्कटिक वृत्त के बारे में। तो सभी चीज़ें आपको एक जगह पे देखिए प्रोवाइड हैं, तो आप इनको अच्छे से देखिए और समझिए। तो जैसे क्वेश्चन पूछ लें आप फटाक से, वहाँ पे अगर टिक वाले हैं यानी ऑब्जेक्टिव टाइप है तो आप टिक कर सकते हैं, और अति लघुत्तरीय हैं तो आप लिख सकते हैं, और लघु है तो भी आप लिख सकते हैं, है ना, डिटेल दे सकते हैं आप। गोलार्ध क्या है? तो ग्लोब पर एक मोटी रेखा खींची जाती है, इसे भूमध्य रेखा और विषुवत वृत्त 2 नामों से जाना जाता है। यह वृत्त पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसके ऊपर के आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और निचले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी ध्रुव का परिचय दीजिए। तो 19वीं सदी के प्रारंभ तक पृथ्वी के एक भाग को छोड़कर सभी बड़े बड़े भूभागों की खोज हो चुकी थी। अब बड़े बड़े महाद्वीपों तथा पर्वतमालाओं की खोजें
की जा रही थी, मुख्यतः अब केवल ध्रुवीय प्रदेशों की खोज करती थी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के चारों ओर एक विशाल महाद्वीप फैला हुआ है। भयानक ठंड के कारण यह जल कठोर बर्फ बन जाता है। सालों से लोग उत्तर दक्षिणी ध्रुव के खतरे के बारे में अनुमान लगाते हैं। प्राचीन समय में यूनानी लोग ने उत्तरी ध्रुव को खोजने की कोशिश की। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला सफल प्रयास रॉबर्ट पियर्नी ने किया। दक्षिणी ध्रुव का परिचय दीजिए। तो जब उत्तरी ध्रुव के खोज के प्रयास चल रहे थे, उसी समय दक्षिणी ध्रुव के प्रति भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही थी। सन 1910 ईस्वी में फैल्कन स्कॉट ने अंटार्कटिका की ओर इस दृढ़ निश्चय के साथ प्रस्थान किया कि वह अवश्य दक्षिणी ध्रुव पहुंचेगा। सन 1912 में वह अपने दल के साथ दक्षिणी ध्रुव पहुंच गया, लेकिन उसे वहां नॉर्वे का झंडा लगा मिला। ये 20 अक्टूबर सन 1911 को दक्षिणी ध्रुव में पहले पहुंचने वाला यात्री रोयाल्ड एमंडसन नामक एक नॉर्वेजियन था। हमारी पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत कीजिए। तो छोटे महाद्वीप, सबसे छोटे महाद्वीप का नाम लिखिए। एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप महान सांस्कृतिक और सभ्यताओं का महाद्वीप है। यह 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का 1/3 भाग एशिया महाद्वीप में आता है और 60 डिग्री जनसंख्या इसमें निवास करती है। यह महाद्वीप 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक तथा 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक विस्तृत है। अफ्रीका क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। स्वेज नहर, स्वेज की खाड़ी तथा लाल सागर अफ्रीका तथा एशिया के मध्य सीमा बनाते हैं। जिब्राल्टर जलसंधि से यूरोप से अलग करती है। इसके पश्चिम में आधे या अंटार्कटिका महासागर और अंध या अंटार्कटिक महासागर और पूर्व में हिंद महासागर स्थित है। उत्तरी अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर, पूर्व में अंटार्कटिक महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर स्थित है। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको इस महाद्वीप में सबसे प्रमुख देश हैं। पनामा जलसंधि द्वारा यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से अलग होता है। एशिया से यह बेरिंग जलसंधि से अलग होता है। सबसे पहले 1942 ईस्वी में कोलंबस भारत के खोज करते हुए यहाँ पहुँचे और कालांतर में अमेरिगो वेस्पुक्की पहुँचा, जिसके नाम पर इसका नाम अमेरिका पड़ा। 100 डिग्री पश्चिम देशांतर इसके लगभग मध्य में होकर गुजरती। इसके पश्चिमी भाग में रॉकी पर्वतमाला तथा पूर्वी भाग में अपलेशियन पर्वत स्थित। इस महाद्वीप से होकर आर्कटिक वृत्त तथा कर्क रेखा गुजरती है। दक्षिणी अमेरिका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होने के कारण इस महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका कहते हैं। इसका लगभग 2/3 भाग विषुवत रेखा के दक्षिण में उष्णकटिबंध में अवस्थित है। दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, मेक्सिको और वेस्ट इंडीज को जोड़कर लैटिन अमेरिका कहा जाता है। लैटिन प्राचीन रोमवासियों की भाषा थी। जिस प्रकार कई भारतीय भाषाओं का विकास संस्कृत से हुआ, उसी प्रकार यूरोपीय भाषाओं स्पेनी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, इटालवी का विकास लैटिन भाषा में हुआ। इन भाषाओं को बोलने वाले लोगों को लैटिन कहते हैं। यूरोप यह एक सघन जनसंख्या वाला औद्योगिक एवं विकसित महाद्वीप है। क्षेत्रफल में केवल ऑस्ट्रेलिया ही यूरोप से छोटा है। यूरोप महाद्वीप के उत्तर में बैरेंट सागर, पश्चिम में अंटार्कटिकी महासागर तथा यूराल पर्वत इसकी सीमाएं बनाते हैं। यूरोप 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ, इसलिए इसको एक प्रायद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया यह संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है और विश्व में ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला हुआ है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। यह पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। मकर रेखा 23 से 1/2 डिग्री दक्षिण इसके लगभग 20 से होकर गुजरती है और जेम्स कुक ने 1770 में ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। देखिए यहाँ पे कितने क्वेश्चन आपको मिल गए कि खोज कब हुई थी। तो 1770 में किसने की? तो जेम्स कुक ने की। और ऑस्ट्रेलिया जो है ये संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। अब सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कैसा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप है। मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो आपके जब चीज़ें आपको अच्छे से पता हैं तो आप अपने तरीके से वर्क कर सकते हैं, है ना।
फिर है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवों के आसपास स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में है। ये भाग वर्ष भर बर्फ की मोटी मोटी चादरों से ढका रहता है। इसी कारण वर्ष यहाँ महाद्वीप निर्जन है। इस महाद्वीप में विभिन्न देशों द्वारा शोध केंद्र स्थापित किए गए हैं। भारत के शोध केंद्र दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री तथा भारतीय स्थापित किए गए। इस महाद्वीप में एक ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। इसके नाम से संबोधन प्राप्त है। इस बर्फीले महाद्वीप का चारों ओर से घिरे हैं दक्षिणी महासागर। धरातल के प्रमुख महासागरों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो महासागर विशाल जलराशि के भंडार हैं जो पृथ्वी के अधिकतर भाग को घेरे में है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जल का 97% भाग महासागरों में पाया जाता है। सागरों व महासागरों का जल खारा है। शेष 3% मीठा जल है जो धरातल पर हिम और बर्फ के रूप में झीलों, नदियों और अन्य जलाशयों में विद्यमान है। महासागरीय जल के खारेपन का मापन प्रति 1000 में किया जाता है। महासागरीय जल की औसत लवणता 35% है। इसका तात्पर्य है कि 1000 ग्राम महासागरीय जल में घुले लवण की मात्रा 35 ग्राम है। धरातल पर महासागरों की संख्या 5 है। प्रशांत महासागर, तो समस्त महासागरों में यह महासागर सर्वाधिक क्षेत्रफल धारण करता है या पृथ्वी के धरातल का लगभग 1/3 भाग ढकता है। इसका क्षेत्रफल सभी स्थलों के संयुक्त क्षेत्रफलों से भी अधिक है। आकृति के दृष्टिकोण से यह लगभग त्रिभुजाकार प्रतीत होता है। इसका शीर्ष उत्तर में बेरिंग जलसंधि पर है। महासागर के पूर्वी भाग में उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, पश्चिम में एशिया महाद्वीप तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप व द्वीपों की श्रृंखला, दक्षिणी में अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। प्रशांत महासागर की गहराई तथा अन्य महासागरों की तुलना में सर्वाधिक है। अंटार्कटिका महासागर, इसे अंध महासागर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। यह आकार में प्रशांत महासागर का लगभग आधा क्षेत्रफल धारण करता है। यह समस्त संसार के लगभग 1/6 भाग का विस्तृत है। आकृति की दृष्टि से इस महासागर की मुख्य विशेषता इसके अंग्रेजी के अक्षर एस से मिलती जुलती हैं। हिंद महासागर संसार का एकमात्र महासागर है जिसका नामकरण किसी देश के नाम पर है। इस महासागर का कुल क्षेत्रफल 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। यह महासागर अन्य महासागरों की भांति उत्तर में खुला नहीं है। यही कारण है कि इसे अर्ध महासागर माना जाता है। यह महासागर उत्तर में अधिक कटा छटा प्रतीत होता है। अंटार्कटिक महासागर पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय क्षेत्र के आसपास लगभग 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल के समय यह महासागर बर्फ के रूप में जम जाता है। अंटार्कटिक महासागर में विश्व का सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट पाया जाता है। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिणी महासागर, तो हिमालय का निर्माण किस प्रकार हुआ समझाइए। आज से करोड़ों वर्ष पूर्व हिमालय की जगह एक सागर था जिसे टिथीस महासागर कहा जाता था। इस विशाल महासागर के उत्तर और दक्षिण में क्रमशः अंगारा और गोंडवाना लैंड नामक 2 भूभाग थे। अंगारा और गोंडवाना लैंड से निकलकर बहने वाली नदियों का पानी इस सागर में गिरता था। पानी के साथ बहकर आया मलबा सागर के तलहटी में परत पर परत जमा हो गया और पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण सागर की तलहटी में जमा हुआ परतदार मलबा मोड़दार पर्वत के रूप में ऊपर उठता गया, जिससे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब तो आपको एक ही बार करना रहता है और क्लासेस आपको कंटिन्यू प्रोवाइड होंगी, नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा, और जब नोटिफिकेशन पहुँचेगा तब आप क्लास को अटेंड कर पाएंगे, है ना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ, और इस टाइम में आपको क्या करना है, अच्छे से वर्क करना है, और आपको क्या करना है, बहुत अच्छे नंबर लेके आने हैं, बहुत अच्छा परसेंटेज आपको बनाना है। ठीक है, थैंक यू।